हाय कैसे हो बच्चों? मजे में? इस वीडियो में हम देखते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल पूरा नहीं हो पाएगा, बट द सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 होगा। करेक्ट? सो आगे वाली जो चीज होती है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए हम बाद में देखेंगे। बट नाउ हियर हम डिसाइड करेंगे कि कौन रेसिडेंट है और कौन नॉन रेसिडेंट है। तो AY 25-26 के लिए ये वीडियो बना गया है। अगला वाला भी वीडियो मतलब जब अगले साल का आएगा तो अगले साल देखेंगे। बट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6 ऑफ एन इंडिविजुअल। अगेन आई एम टेलिंग यू कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 ही कवर हो पाएगा इस एंटायर आधे घंटे की वीडियो में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, एक सर्टन गैप के वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा रेसिडेंशियल की स्टेटस क्लियर करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अभी यहां पे क्या लिखना है और देखना है, तो यहां पे लिखा गया है कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 6। तो 6 में आपको एक रेसिडेंशियल स्टेटस दिखाता है, बट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आपने सपोज सेक्शन 5 पढ़ा होगा, सेक्शन 5 की बात कर रहा हूं मैं। तो सेक्शन 5 में ऐसा लिखा गया है, सेक्शन 5 इज एग्जैक्टली फॉर स्कोप ऑफ इनकम। तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब पर्सन रेसिडेंट हो तो कौन सा इनकम कंसीडर होना चाहिए। सपोज रेसिडेंट ना हो तो कौन सा इनकम कंसीडर होना चाहिए। ये सारी चीज सेक्शन 5 में दिया गया। तो सेक्शन 5 खुद बताता है कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को डिसाइड करना जरूरी है। तो इसीलिए सेक्शन 6 का आविष्कार हुआ कि सेक्शन 6 में बताया गया कि रेसिडेंट कैसे करे, फिर हम उसका इनकम का स्कोप बनाते। तो चलो विदाउट एनी डिले विल डू द व्हाट फर्स्ट प्रोफेसर। तो क्या कहता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 says that an individual, now we are talking about the individual, is said to be a resident in India, is said to be a resident मतलब वो खुद रेसिडेंट है इन इंडिया। इफ द प्रीवियस ईयर, इफ ही मतलब कि इंडिविजुअल को उस साल का बोल रहा हूं, एनी प्रीवियस ईयर बोला है ना, एनी प्रीवियस ईयर मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर हो जिस प्रीवियस ईयर का हम सोच रहे हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर हो जिस प्रीवियस ईयर का हम सोच रहे, उसका क्या डिसाइड करना है, वो रेसिडेंट रहता है, उसमें वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। सपोज ये कंडीशन फॉलो करता है जो अभी आगे आएगी, तो वो रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि ऊपर ही लिखा है सेड टू बी अ रेसिडेंट। तो ये दो कंडीशन सब फॉलो करता है तो रेसिडेंट, नहीं फॉलो करता है तो क्या, नॉन रेसिडेंट। आपको पता है ये सर नो? तो चलो देखते क्या है। क्लॉज ए क्लॉज करता है कि ऊपर लिखा है ना, इफ ही इज इन इंडिया, वो इंडिया में है, इन दैट ईयर मतलब जिस साल का वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, जिस साल का मैं रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना चाहता हूं वो, फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, करेक्ट, फॉर अ पीरियड और पीरियड्स इन दैट ईयर में, उस ईयर में पीरियड और पीरियड्स बोल रहा है। अमाउंटिंग मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि चलो मान लीजिए कि वो एक महीना था तो पीरियड, एक दो महीने के स्लॉट में था तो पीरियड्स मतलब क्या, कि दो महीने के स्लॉट में वो आके गया था इंडिया में या तो चला गया था, वॉट एवर द, टू ऑल टू 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर। तो वो इंडिया का रेसिडेंट बनने के लिए पहला प्रोविजन ये होता है कि वो इंडिया में होना चाहिए कितने दिन, 182 डेज, तो या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वहां तक है तो वो रेसिडेंट, नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट। यस और नो? सपोज मान लीजिए कि वो इंडिया में 180 डेज था, ठीक है ना भाई, 82 डेज और मोर बोला है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। 182 डेज के ज्यादा हो तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। ये पहला कंडीशन। अभी जो दूसरा कंडीशन है वो साइमल्टेनियसली नहीं है और है, या तो ये या तो वो। ए सेटिस्फाइड हो गया, ए से सेटिस्फाइड हो गया तो रेसिडेंट, बी देखने की जरूरत भी नहीं है। ए से नहीं होता है तो विल जंप ऑन द बी। बी क्या लिखते हैं, ओ, बी नहीं है, बी तो एक्चुअली हटा दिया है। आप प्रॉपरली बेयर एक्ट देखोगे तो दिस ऑल वर्डिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से, उसमें से बी रिमूव हो गया है, तो नाम तो मतलब जो क्लॉज सी है, बहुत सारे बुक्स में क्लॉज सी को ही बी लिखा गया है, ठीक है, बट एक्चुअल बेयर एक्ट के हिसाब से सी है वहां पे। हैविंग विद इन अ 4 प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग दैट ईयर, प्रीसीडिंग मतलब उसके आगे वाले साल, मतलब जिस साल का मैं डिसाइड करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरा साल है कौन सा कि 23-24 पकड़ लीजिए या 24-25 पकड़ लीजिए, सो 24-25 सपोज मैं कंसीडर करता हूं, तो उसके पीछे 4 साल, उसकी प्रीसीडिंग बोला है तो पीछे 4 साल जाना है। उस 4 साल में बीन इन इंडिया वो होना चाहिए इंडिया में फॉर द पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग 365 डेज और मोर। जिस साल का मैं डिसाइड करना चाहता हूं उसके पिछले वाले 4 साल में वो यहां पे कितने दिन होना चाहिए, 365 डेज और मोर। और आगे कंडीशन में कंडीशन है, 2 कंडीशन है इसमें, इज इन इंडिया फॉर द पीरियड और अमाउंटिंग ऑल 60 डेज और मोर इन दैट ईयर। मतलब हमने कौन सा ईयर लिया था, 24-25, तो 24-25 का सपोज मैं डिसाइड करता हूं तो उसके पिछले 4 साल जाओ, उसमें वो 365 दिन है तो ठीक है, फिर उस ईयर में कितने दिन है, 60 या 60 से ज्यादा, तो वो रेसिडेंट, 60 से ज्यादा या 60 तक, तब वो क्या बनेगा, रेसिडेंट बनेगा, करेक्ट। अदरवाइज वो रेसिडेंट नहीं, मतलब दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉन रेसिडेंट। ना ए फॉलो कर रहा है ना बी फॉलो कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट, बट ही फॉलोइंग ए रेसिडेंट, बी देखने की जरूरत नहीं, ए नहीं कर रहा है तो बी को देखो, बी फॉलो करता है तो वो रेसिडेंट बनेगा, करेक्ट। ए भी नहीं फॉलो करता, बी भी नहीं फॉलो करता तो वो नॉन रेसिडेंट बनेगा। तो वो ये दोनों कंडीशन ए और सी इज पार्ट ऑफ व्हाट, ईदर एंड और, करेक्ट। तो चलो एक काम करते, इतना सारा हमने प्रोविजन देख लिया ना, तो एक काम करते हैं उसको एग्जाम्पल भी देखते कि मैंने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसके अगले वाले शीट में, वो एक बार देखते, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। हाँ बट एग्जाम जाने के पहले मतलब यहां पे देखिए क्या लिखा है, पीरियड ऑफ स्टे मस्ट नीड नॉट टू बी ए कंटिन्यूस। अरे वो पीरियड बोला है ना 182 डेज, वो कंटिन्यूसली नहीं चाहिए, आया गया आया गया आया गया, करेक्ट। तो वो आया गया दिन कैसे काउंट करोगे, तो हमारे क्या होता है ना, पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट पे एक ठप्पा लगता है, करेक्ट, कि आप कब एंटर होगे और कब आप आउट हो रहे, तो उसके हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन चलती है आगे। और एक पॉइंट कहता है कि टू काउंट द पीरियड ऑफ स्टे वी विल कंसीडर, तो स्टे का पीरियड काउंट करने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, तो एक, तो यहां पे देखो विमान आ गया तो मतलब आने का दिन, करेक्ट, आने का दिन और जाने का दिन, तो यहां पे देखिए आ गया, और यहां से क्या होता है, जाने का दिन कंसीडर करेंगे, तो मतलब जिस दिन आया उस डेट और जिस दिन गया उस डेट और टाइम के हिसाब से विल काउंट द डेज, 182 डे या 60 हो या 365 डेज हो, ये ऐसे ही काउंट किया जाएगा, करेक्ट, आने का डेट और जाने का डेट। तो चलो विल जंप ऑन द एग्जाम्पल। सो सी हियर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या लिखते हैं, जैसा कि आपने प्रोविजन देखा था कि 182 डेज और दूसरा कहता है कि 60 डेज और 4 साल में कितना, 365 डेज, करेक्ट। तो एग्जाम्पल नहीं बोल सकता, बट सपोज मुझे डिसाइड ही करना है तो क्या क्या देखने की जरूरत है, तो सी हियर टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 24 एंड 25, 24-25 का प्रीवियस ईयर का, सपोज मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है तो क्या, सो लिसन हियर, शी और ही या ही और शी व्हाटएवर इज इन इंडिया 182 डेज और मोर PY 24-25, वही लिखा जो प्रोविजन में लिखा है, सिर्फ वहां पे थियोरेटिकली लिखा है, मैंने यहां पे ट्राई किया है कि मुझे जो 24-25 का डिसाइड करना है तो उस साल में मैं कितना दिन होना चाहिए, 182 डेज और मोर। दूसरी वाली कंडीशन, तो शी हैज बीन अ 365 डेज ऑफ प्रेसिडिंग 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स कहां से काउंट करोगे, तो आई वांट टू डिसाइड द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 24 एंड 25, तो उसके पीछे वाले साल देखो 23-24, 22-23, 21-22 एंड 20-21, सो दीज 4 प्रेसिडिंग ईयर, इसमें आपको कितने दिन चाहिए,
365 डेज चाहिए। और ये एक कंडीशन कहा था ना मैंने कि दूसरे कंडीशन में दो कंडीशन है इंक्लूसिव, तो उसके साथ क्या चाहिए कि 24 25 उस ईयर में भी आप 60 दिन और 60 से ज्यादा दिन वहां पे होने चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि उस साल में 182 डेज ये एक कंडीशन, या तो उस साल में 60 दिन और पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर, तब जाके आप क्या बनोगे, रेसिडेंट बनोगे। दोनों में से तो कोई एक फॉलो करो, दोनों में से तो कोई एक फॉलो करना है, या दोनों भी फॉलो नहीं करते तो मतलब क्या बन जाओगे आप, नॉन रेसिडेंट। बट दोनों में से कोई फॉलो करोगे तो आप बनोगे रेसिडेंट। अंडरस्टूड? सो दिस इज द प्रोविजन फॉर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, सिर्फ प्राइमरी। इसके एक्सप्लेनेशन करना बाकी है, तो इसके बाद हम करते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। ऐसे ही एक एग्जाम्पल रहेगा, मतलब ये तो सिर्फ लिखा गया है प्रोविजन क्या है सबसे, एक एग्जाम्पल करेंगे। उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है, दिन काउंट करेंगे, मंथ काउंट करेंगे। आई बात समझ में? और उसके बाद विल जंप ऑन व्हाट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट, क्योंकि इसी सेक्शन के सब सेक्शन 1 के कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो करना जरूरी है लाइन बाय लाइन, तो वो एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके बाद विल जंप ऑन द नेक्स्ट आंसर। ये देखिए आपके पास अच्छा खासा मैंने प्रॉब्लम दिया है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर प्रसाद प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन एज फॉलोज, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रीवियस ईयर। सो देखिए 21 22 21 22 22 23 23 24 50 days 150 days 30 days and 120 days, and during the year 24 and 25 केम्स ऑन इंडिया। कब आया, फर्स्ट टाइम आ गया वो कब, 1 मई 2024 को। फिर इंडिया अगेन लेफ्ट इट इंडिया 16 अगस्त 2024। अगेन आ गया सेकेंड टाइम पे, दिसंबर में आ गया, तो फिर बाद में वो कहाँ पे चला गया, कब चला गया, 3 मार्च 2025 को चला गया। मतलब इन 2 डेट पे वो आया था, इन 2 डेट में वो चला गया था। ये सारी की सारी डेट्स 24 25 में ही आती है। डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर दिस ईयर। ओके ठीक है, तो प्रोविजन क्या कहता है कि प्रोविजन पहला ये कहता है कि पहले काउंट करो उस साल में वो 182 डेज है भी या नहीं, करेक्ट। तो देखते हैं भाई है या नहीं है। तो चलो देखो, एज पर द प्रोविजन फर्स्ट क्या लिखते हैं, ड्यूरिंग द, अभी यहां पे वन थिंग, सो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द, एक मिनट वो चेंज कर लेता हूं, पी वाई ही इज इन इंडिया। तो पी वाई में कितने दिन था वो तो भी काउंट करना चाहिए, करेक्ट। पी वाई में कितने दिन था वो, तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर भाई कौन सा है अपना, आप ही बताओ। प्रीवियस ईयर हमारा जो है वो कौन सा है, 24 एंड 25, यस और नो। उस साल के लिए दैट ईयर वो कितने था, तो देखिए मई में कितने दिन था, करेक्ट। तो यहाँ पे वन थिंग 2024 के मई में, फिर क्योंकि वो मई को आया था, देखिए मई को आया था, फिर अगस्त को चला गया ना, तो फिर कौन से मंथ आते पहले ये देखते हैं, अगस्त, सॉरी मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त 16 को वो चला गया था। तो एक काम कीजिए, कोई तो एक डेट पकड़ लीजिए, क्योंकि मुझे पासपोर्ट का टाइम तो अभी पता नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो 1 मई को आया था ना, तो वो मैं 1 तारीख छोड़ देता हूँ, करेक्ट। छोड़ दीजिए, ऐसा छोड़ते नहीं है, बट अभी मुझे काउंट करना है तो मुझे एक दिन छोड़ना पड़ेगा, कि वो सपोज रात को 12 बजे आया, मालूम नहीं अभी पासपोर्ट की डेट, तो मैंने वो डेट छोड़ दिया। तो मई के कितने दिन आ गए, 30 दिन, करेक्ट, क्योंकि मई में टोटल 31 डेज होते हैं, तो उसमें से एक दिन मैंने छोड़ दिया। जून के, जुलाई के और अगस्त के मैंने 16 दिन पकड़े, मतलब 1 तारीख को छोड़ दिया तो वो 16 तारीख तक का मैंने पकड़ लिया है, करेक्ट। कहीं पे तो 1 तारीख छोड़ दिया, 1 तारीख पकड़ लिया, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली पासपोर्ट पे जैसा डेट लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम आवर्स कैलकुलेट करते हैं, एंड देन विल डिसाइड। फिर बाद में वो दिसंबर को देखिए, अगेन दिसंबर को क्या हो गया, आ गया, करेक्ट। फिर दिसंबर को आ गया, फिर दिसंबर के कितने दिन यहाँ पे लेंगे, 21 दिन लेंगे, करेक्ट। फिर 25 जनवरी 25, फरवरी 25 और मार्च 25, तो कितना दिन होता है जनवरी का 31, फरवरी का 28 और मार्च के 3 दिन। तो वैसे देखा जाए तो टोटल दिन कितना आता है, 190। अरे भाई पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, 182 डेज और मोर।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ही इज इन इंडिया 182 डेज और मोर, तो ये क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन, यस और नो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन क्या बनेगा, क्योंकि वो क्या बनेगा रेसिडेंट, यस और नो। सो रेसिडेंट बन गया यहाँ से क्योंकि 182 डेज और उससे ज़्यादा है। अभी लिखते वक्त कैसा लिखोगे, सपोज ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है या कैसे भी, तो प्रोविजन लिखना पड़ेगा ना आपको पहले। ये आंसर स्टार्ट करने से पहले ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, सपोज यू आर इन 182 डेज देन रेसिडेंट, तो देन काउंट करो, आ गया, तो 182 डेज और मोर है तो वो बनेगा रेसिडेंट। तो चलो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लेसन, कुछ अलग सा क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, देखिए व्हाट विल हैपन इफ ही केम टू इंडिया 15th of April 2025, करेक्ट, एंड आफ्टर 16th August 2024। अरे बाप रे, मतलब क्या हो गया मालूम है, 16 के बाद वो दिसंबर में आया था ना, तो ये बोल रहा है कि अभी वो ना दिसंबर में आया था ना मार्च में आया था, वो डायरेक्टली कब आया, अगले साल ही आया, मतलब फिनेंशियल ईयर, वो फिनेंशियल ईयर 25 में आ रहा है, 25 अप्रैल, यस और नो, 25 अप्रैल मतलब वो फिनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 25-26 का, एंड वी आर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर व्हाट 24-25 को, यस और नो। तो अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि वो डायरेक्टली ये पीरियड में वो इंडिया में था, इसके बाद डायरेक्टली वो इंडिया में आया ज़रूर, बट 15th of April को आया, तो इम्पैक्ट क्या होगा, बट ऑब्वियस है ये पीरियड ही नहीं आएगा अभी, करेक्ट, तो कितने दिन आएगा। तो चलो एक काम करते हैं, सेकेंड प्रोविजो क्या कहता है, फर्स्ट प्रोविजो से तो वो बनने वाला नहीं है क्योंकि फर्स्ट प्रोविजो में वो यहीं तक होगा, करेक्ट, और यहाँ तक कितने दिन होते हैं, सो यहाँ तक तुम दिन काउंट करोगे क्योंकि वो दिसंबर तक ही था, करेक्ट, दिसंबर भी नहीं अगस्त तक ही था, तो कितने दिन काउंट होता है, 107 डेज ही काउंट होता है, तो पहला प्रोविजन तो उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। जब ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले इसमें तो क्या हो गया था, अच्छी खासा वो रेसिडेंट बन गया था। अभी वो जो दूसरा कंडीशन इन्होंने दिया है, चलो इसका मैं थोड़ा और कलर चेंज करते हैं। ये जो दूसरा कंडीशन दिया है, दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इसी पीरियड में था, तो ये पीरियड यहाँ तक ही काउंट होता है, तो यहाँ तक काउंट करोगे तो कितने आते हैं, सिर्फ 107 डेज आते हैं। तो देखते हैं रेसिडेंट होता ही नहीं होता, क्योंकि पहले कंडीशन तो वो नहीं हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ही इज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कौन से के लिए, अभी यहाँ पे देखें, ही हैज़ बीन इन इंडिया, क्या करने के लिए, तो देखिए 2021, 4 साल में देखना पड़ेगा ना वो कितने दिन है, और 4 साल का पीरियड भी आपके पास मैंने दिया है, कौन सा पीरियड दिया है, ये देखो 50, 150, 30, 120 डेज दिया है, नहीं दिया है, तो देखो 50 डेज, 150 डेज, 30 डेज, कितना दिन होता है, 350 डेज होता है। हमें कितना दिन चाहिए, 365 डेज और मोर, 365 डेज और मोर। पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसलिए हम दूसरे कंडीशन पे आए थे, करेक्ट। और आगे जाके वो क्या बनता है, वो क्या कहता है कि इन 2000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कौन से हैं, प्रीसीडिंग वाले प्रीवियस ईयर है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन हैं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे 2024 के 30, 31, 16, करेक्ट, तो टोटल कितना आएगा 107। पहले ही बोला था ना यहाँ पे 107 आ रहा है इसका टोटल, तो 107 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि दूसरा कंडीशन क्या कहता है, क्या कहता था, 60 डेज इन अ ईयर। चलो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट पिछले 4 साल में वो क्या होना चाहिए था, 365 डेज और मोर होना चाहिए था, करेक्ट। तो देखो ये था कंडीशन, यहाँ पे लिखा है मैंने कंडीशन आपके सामने, क्या लिखा है, ऐसा कंडीशन होना चाहिए था। मतलब आंसर करते वक्त ही आपको ऐसा पहले लिखना पड़ेगा, 182 डेज और मोर। पहला वाला क्वेश्चन में 190 डेज था तो वो हो गया था, बट दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, वो आया कब, डायरेक्टली अप्रैल को, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे दिन काउंट करोगे तो 107 दिन आ रहे। दूसरा वाला कंडीशन कहता है कि पिछले 4 साल में 60 दिन, 365 डेज और मोर, और यहाँ पे 60 दिन। तो चलो उसके हिसाब से देखोगे तो पिछले 4 साल में वो कितना दिन है, 350 डेज है, उस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन है, 107 डेज है। तो 60 दिन का क्राइटेरिया हो रहा है, बट 365 दिन का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो दूसरे सिचुएशन में जब 15 अप्रैल को वो डायरेक्टली आता है, तो 24-25 में वो नॉन रेसिडेंट ही रहेगा। क्यों, ना वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना वो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कब, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस
क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए वो नॉन रेसिडेंट है, इस क्वेश्चन के लिए वो क्या बनेगा, रेसिडेंट बनेगा। करेक्ट। सो अभी देखिए कि एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, उसमें भी क्लॉज ए। अभी ये आपको क्या कहना चाहता है, तो कुछ नहीं है, यहां पे देखिए क्या लिखता है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया who leaves India in a previous year as a member of the crew of the Indian ship, as defined the clause 18 of section 3 of Merchant Shipping Act 1958। तो कोई एक इंडियन सिटीजन पर्सन हो कि वो शिपिंग पे जा रहा है, करेक्ट, बट वो क्या है, उस इंडियन शिप का क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर मतलब वर्क करता है, सब कुछ है, वो कैप्टन है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, शिप पे जाता है। तो वहां पे क्या करना है, तो मतलब ये एक्सप्लेनेशन क्या कहना चाहता है, तो पहली चीज इतनी बात दिमाग में रखो कि वो क्रू मेंबर है, तो क्या, तो ठीक है आगे। और फिर फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब कुछ काम के लिए बाहर गया है, कुछ काम के लिए आउट ऑफ वो इंडिया गया है, तो मतलब दो रीजन, ही इज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, और किसी वर्क के लिए, मतलब फॉर द पर्पज ऑफ जॉब के लिए वो बाहर गया है। तो भाई क्या करूं इसका मैं, क्यों, वाई दिस इज एक्सप्लेनेशन देयर, वेट लुक हियर। द प्रोविजन ऑफ क्लॉज सी, मतलब जो 60 और 365 डेज का क्लॉज था ना, वो की बात चल रही है। शाल अप्लाई इन रिलेशन टू दैट ईयर फॉर द वर्ड्स ऑफ 60 डेज, मतलब वहां पे जो 60 दिन था रिकॉर्ड किया हुआ, occurring therein the words of 182 days has been substituted। मतलब जो क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप है, दूसरा जो आउटसाइड गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऐसे कुछ दो रीजन होते हैं। तो जो क्लॉज दूसरा वाला क्लॉज था, ऊपर वाला 182 डेज वाला नहीं, दूसरा 60 और 365 डेज वाला जो क्लॉज था, उसमें से जो 60 डेज का था वो 60 डेज हटा दो और वहां पे 182 डेज लगा दो। कब की बात बोल रहा हूं मैं, जब वो क्रू मेंबर है, वो बाहर गया है और आउटसाइड वर्क करने के लिए गया है, तब की बात चल रही है। आई बात समझ में, ये था एक्सप्लेनेशन 1। आगे एक्सप्लेनेशन 1 का क्लॉज ए, तो आगे यहां पे देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज बी क्या कहता है। सो क्लॉज बी ये कहता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ पर्सन बीइंग इंडियन ओरिजिन विद अ मीनिंग टू द एक्सप्लेनेशन क्लॉज ई ऑफ सेक्शन 115C, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन द विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर, वो प्रीवियस ईयर में आ रहा है किसके लिए, विजिट करने के लिए, और वो इंडियन ओरिजिन से। इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है कि जिसके ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया से ही इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया से ही इंडिया में, उसको इंडियन ओरिजिन कहते हैं। करेक्ट। तो ऐसा इंसान सपोज वो बाहर है और वो इंडिया में आता है विजिट देने के लिए, करेक्ट, तब वो क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, देखिए द प्रोविजन ऑफ क्लॉज सी में ही चेंज होने वाला है सब। जो 60 डेज लिखा हुआ है वहां पे कितना लिखोगे, अगेन 182 डेज का ही क्राइटेरिया लिखोगे। करेक्ट। तो मतलब वो कहते हैं कि सपोज कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में विजिट करने के लिए आता है, रहता है, तो उसको रेसिडेंट कंसीडर करने के लिए 60 डेज का क्राइटेरिया जो था, 60 एंड 365 डेज, तो 365 वैसे का वैसा ही है, इंस्टेड ऑफ 60 आपको वहां पे लिखना है 182 डेज लिखना है। करेक्ट। दूसरी चीज ऐसे ही है कि इन केस ऑफ सच पर्सन हैविंग अ टोटल इनकम other than income from the foreign sources exceeding the 15 lakh rupees during the previous year, in case of such person मतलब कौन, वही ऊपर वाला जो इंडियन सिटीजन है, सॉरी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडियन ओरिजिन से, वो इंडिया को विजिट देने के लिए आता है, ऐसे पर्सन का इनकम फॉरेन इनकम छोड़ के 15 लाख के ऊपर है, तो 60 दिन के अलावा कितने दिन पकड़ना है वो दिया है। तो देखिए for the word of 60 days occurring therein the word of 120 days has been substituted। तो 120 दिन यहां पे लगा दो, 60 दिन के अलावा 120 दिन, मतलब इस सब प्रोविजन में, मतलब क्लॉज ए देखा, क्लॉज बी में देखा, तो इन सब में 365 डेज वैसे के वैसा ही है,
बट 60 डेज का 182 डेज, इसमें भी 182 डेज, और सपोज आपका 15 लाख से ऊपर इनकम हो विदाउट एनी फॉरेन इनकम, तो आपको सब्सटीट्यूट के लिए कितना करना है, 120 डेज करना है. ओके फाइन, विल डू द सम ऑन दिस ऑल्सो. करेक्ट, हम करेंगे. एक ही वीडियो में इतना सारा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि कैसे होता है, हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं, सारा का सारा सर के ऊपर सिर्फ चला जाएगा, तो सर के ऊपर ना जाए, पकड़ के रखे, इसीलिए क्या करना है, यहां तक हम रुक जाते हैं. अगले वाले सेक्शंस धीरे धीरे लेते हैं. तो आगे देखिए. तो यहां तक आराम से सुनने के लिए बच्चों थैंक्स अ लॉट. अच्छा लगे बहुत, मतलब आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको ऐसा लगता है कि सर और थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या सर और कुछ एनिमेशन इसमें होना चाहिए, तो अच्छा समझेगा, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए. विल डू द इम्प्रूवमेंट अकॉर्डिंग टू दैट. और तब तक के लिए बच्चों थैंक्स अ लॉट, वेरी वेरी थैंक यू. और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज ऑफ दीज ऑल आर वैल्यूएबल टू अस. तो मिलते हैं अगले सेक्शन में. सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A लेके आते हैं. करेक्ट, उसमें कुछ अलग सा लिखा हुआ है. फिर धीरे धीरे सारे सेक्शंस करेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ ही जाएगा. करेक्ट. तो देखो